कद्दावर नेता होने के कारण विद्याचरण शुक्ल के नाम पर एनसीपी की चर्चा हुई थी, लेकिन परिणाम अनुकूल नहीं मिले। जनता कांग्रेस की स्थिति से आप सब वाकिफ होंगे ही। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है तो इसे लेकर दो तरह के विचार हैं लोगों के बीच। एक पक्ष इन्हें फाइटर के रूप में मानता है, देखता है, लेकिन आलोचक इसे बी टीम के रूप में देखते हैं। क्रमशः पहले और दूसरे लेयर के नेता छोड़ते चले गए। तीसरे लेयर में जो नेता जुड़े हैं वे राजनीतिक महत्वाकांक्षा लिए हुए हैं। छत्तीसगढ़ में अभी तक आम आदमी पार्टी ने मजबूत स्थिति का एहसास नहीं कराया है। दूसरी तरफ इस बार एक और संगठन जो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना भी चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर चुकी है। अपने आप को गैर राजनीतिक संगठन कहने वाले क्रांति सेना के मैदान में उतरने की घोषणा ने हर किसी को चौंका दिया। क्रांति सेना कट्टर छत्तीसगढ़ियावाद के चलते ग्रामीण इलाकों में अपनी पैठ जमा चुकी है। हालांकि इनका दायरा रायपुर, कोरबा, भिलाई तक ही सीमित हुआ ज्यादा नजर आता है। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वे अगर मैदान में नहीं उतरते तो वे चुनाव में छत्तीसगढ़िया प्रत्याशी को सपोर्ट करेंगे। हालांकि छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल ने अभी घोषणा की है कि 21 अक्टूबर को वे अपने चुनाव चिन्ह की जारी करेंगे। उन्हें मान्यता मिल चुकी है और लगभग सभी 90 विधानसभा चुनाव में वे अपने उम्मीदवार उतारेंगे। खैर, क्रांति सेना को लेकर लोगों के मन में उलझने बहुत है, जो हो सकता है आगे चलकर सुलझ जाए। कुल मिलाकर अगर 2023 चुनाव की बात करें तो अभी भी यहाँ मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही माना जा रहा है। आप पार्टी, जोगी कांग्रेस, बसपा, हमर राज पार्टी छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के मैदान में रहने के बावजूद अभी छत्तीसगढ़ की जनता को तीसरे मोर्चे के लिए इंतजार करना ही पड़ेगा। फिलहाल आज के चुनावी चालीसा में इतना ही। अगले कड़ी में चुनाव से जुड़ी रोचक जानकारियों के साथ मैं फिर हाजिर रहूंगा। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। जय जोहार, नमस्कार। अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। केंद्रीय राज्य मंत्री और भरतपुर सोनहत विधानसभा की प्रत्याशी रेणुका सिंह ने सोनिया गांधी पर विवादित बयान के बाद फिर दिया एक बड़ा बयान। रेणुका सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जो मेरे कार्यकर्ता की उंगली काटेगा तो मैं उसके एक हाथ को काटकर दूसरे हाथ में भी देना जानती हूं। केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह के सोनिया गांधी पर की गई टिप्पणी पर मचा बवाल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद दीपक बैज ने किया कड़ा विरोध। कहा कि बेहद ही आपत्तिजनक और अस्वीकार्य है रेणुका सिंह का बयान। उन्होंने सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति का किया है अपमान। प्रदेश में निगरानी दलों की सघन जांच के दौरान अवैध धन राशि तथा वस्तुओं की बरामदी का आंकड़ा पहुंचा 5,57,00,000 रुपए से अधिक। 16 अक्टूबर तक 5,57,18,000 की राशि और वस्तु की गई है बरामद। इसमें 85 लाख रुपए से अधिक नगद राशि की गई है बरामद। गरियाबंद के देवभोग थाना क्षेत्र में बुजुर्ग दंपत्ति की पिटाई करने वाले साले भाठा सरपंच और उसके 2 बेटों के साथ 8 आरोपी को किया गया गिरफ्तार। बनुआपारा गांव में रहने वाले दंपत्ति पर जादू टोना का आरोप लगाकर सरपंच प्रेम सिंह ओटी ने अपने बेटे और सहयोगी के साथ मिलकर बुजुर्ग दंपत्ति की कर दी थी पिटाई। राजनांदगांव जिले में रायपुर और राजनांदगांव के खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने शहर के मठपारा, नेहरू नगर और गठुला स्थित खाद्य सामग्रियों की फैक्ट्रियों समेत लगभग आधा दर्जन प्रतिष्ठानों में दी दबिश। सैंपल कलेक्ट कर जांच के लिए भेजा गया लैब। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के मनेन्द्रगढ़ थाना कोतवाली ने चोरी का सामान खरीदने के आरोप में व्यापारी चुनमुन उर्फ नियाजुद्दीन को किया गिरफ्तार।
आरोपी के गोदाम से मिले 50 लाख कीमत के चोरी के सामान। गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई 102 महतारी एक्सप्रेस। पिंडरा मरवाही मुख्य मार्ग में पीपरडोल गांव के पास हुए हादसे में कई कर्मचारी हुए घायल। प्रसव केस छोड़कर वापस लौट रही महतारी एक्सप्रेस हादसे को हुई शिकार। छत्तीसगढ़ में शहरों और बाहरी क्षेत्रों में शाम के बाद हल्की ठंड हुई शुरू। नारायणपुर में न्यूनतम तापमान रहा 17 डिग्री। 2 दिनों बाद और गिरेगा रात का पारा, जिससे रातें होंगी और ठंडी, लेकिन दिन में गर्मी का रहेगा असर। राजधानी रायपुर के गोंदवारा इलाके के शीतला तालाब में 7 साल के बच्चे की डूबने से हुई मौत। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। लंच ब्रेक के दौरान स्कूल से निकलकर तालाब के पास खेलने के लिए गया था मासूम। भाजपा ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए पंडरिया से भावना बोहरा को प्रत्याशी किया घोषित। इससे पहले दूसरी लिस्ट में की गई है 64 प्रत्याशियों की घोषणा। वहीं पहली लिस्ट में 21 प्रत्याशियों के नाम थे शामिल। रेलवे प्रशासन ने नवरात्रि पर्व के चलते मां बमलेश्वरी के दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए 18 से 23 अक्टूबर तक डोंगरगढ़ स्टेशन में भगत की कोठी सहित 3 ट्रेनों का दिया अस्थायी स्टॉपेज, जिससे यात्रियों को मिलेगी राहत। कोरबा जिले के पाली शिवपुर में देर रात एक घर पर आ धमका मगरमच्छ। उसने घर पर सो रहे लोगों पर किया हमला। इस हमले में अपने पोते को बचाने के लिए मगरमच्छ से भिड़ गए बुजुर्ग। इस दौरान वे गंभीर रूप से हो गए घायल। प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद कांग्रेस में भी शुरू हुई बगावत। कांकेर जिले की अंतागढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस के वर्तमान विधायक अनूप नाग ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का बना लिया है मन। वे अपने समर्थकों के साथ नामांकन लेने आज पहुंचे कलेक्टोरेट। धमतरी जिले के केरेगांव नगरी मार्ग में बस और ट्रक में हुई जोरदार भिड़ंत। हादसे में बस चालक सहित 6 से ज्यादा यात्री हुए घायल, जिसके बाद घायलों को तुरंत पहुंचाया गया अस्पताल। बताया जा रहा है कि बस नगरी से आ रही थी धमतरी। महासमुंद जिले के कोमाखान थाना क्षेत्र के ग्राम पतेरा पाली में देवर ने अपनी सगी भाभी व मासूम भतीजे की सब्बल से गर्दन पर वार कर दी हत्या। हत्या के बाद आरोपी घर का दरवाजा बंद कर हो गया फरार। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की कर रही है तलाश। आरोपी पोखराज का पैसे को लेकर उसकी भाभी तुलसी से हुआ था झगड़ा। कोरबा के सीएसईबी थाना क्षेत्र में पत्नी से अवैध संबंध के शक में 25 साल के शुभम साहू उर्फ सूरज भान की सीने पर सूजा से 60 बार वार कर दी गई हत्या। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपी प्रभाकर और विक्की यादव को किया है गिरफ्तार। शारदीय नवरात्र पर बिलासपुर के सीपत अंचल में नवरात्र की धूम। बजरंग दुर्गोत्सव समिति सीपत के तत्वाधान में जगराता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। माता के गीत भजन में सराबोर होकर जमकर झूमे श्रद्धालु। कलाकार सोनू गुप्ता, स्वाति सोनी के भजन ने मोहा श्रद्धालुओं का मन। जगराता के दौरान युवाओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। समिति के सदस्यों का योगदान रहा सराहनीय। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज 36 छत्तीसगढ़ की आवाज। खबर के उस सब को पहलू जेखर से तय होते आप मन के दिन हमारे छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार है, चाहे हरेली हो तीजा। प्रदेश के हर वो खबर जेखर से जुड़े है आप मन के भावना। जतका गौठान बना रही से वो सब पहला बारिश में ध्वस्त हो गए। न भूसा है, न पैरा है, न चारा है। हर वो खबर जेखर से जुड़े है आप मन के उम्मीद। में अगर काम अच्छा नहीं हो रहा है, मैं शायद पीछे रहूं, मैं उस विभाग में ना रहूं तो बेहतर काम हो। खबर के वो जम्मो सच जेखर से जुड़े हैं आप मन के एहसास। तो पहले अपने आप को तो अपने घर को तो संभाल लो। जब किसान बैठे हैं तो उनसे मिलने की, उनसे बात करने की फुर्सत नहीं है। चुनी हुई सरकारों को हटाने के लिए षड्यंत्र रची जा रही है। खबर के आगाज ले अंजाम तक के सफर। मुझे लगता है भाजपा का नैतिक अधिकार नहीं है। क्या भाजपा राम केवल भाजपा के ही है? देखो खबर 36 आपके अपन चैनल न्यूज 36 में।
खबर के वो सबको पहलू जेखर से तय उठे आप मन के दिन हमारे छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार है, चाहे हरेली हो तीजा। प्रदेश के हर वो खबर जेखर से जुड़े है आप मन के भावना। जतका गौठान बनारी से वो सब पहला बारिश में ध्वस्त हो गए, न भूसा है, न पैरा है, न चारा है। हर वो खबर जेखर से जुड़े है आप मन के उम्मीद। में अगर काम अच्छा नहीं हो रहा है तो मैं शायद पीछे रहूं, मैं उस विभाग में ना रहूं तो बेहतर काम हो। खबर के वो जम्मो सच जेखर से जुड़े है आप मन के एहसास। तो पहले अपने आप को तो अपने घर को तो संभाल लो। जब किसान बैठे हैं तो उनसे मिलने की, उनसे बात करने की फुर्सत नहीं है। चुनी हुई सरकारों को हटाने के लिए षड्यंत्र रची जा रही है। खबर के आगाज ले अंजाम तक के सफर। मुझे लगता है भाजपा का नैतिक अधिकार नहीं है। क्या भाजपा राम केवल भाजपा के ही है? देखो खबर 36 आपके अपन चैनल न्यूज 36 में। अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। केंद्रीय राज्य मंत्री और भरतपुर सोनहत विधानसभा की प्रत्याशी रेणुका सिंह ने सोनिया गांधी पर विवादित बयान के बाद फिर दिया एक बड़ा बयान। रेणुका सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जो मेरे कार्यकर्ता की उंगली काटेगा तो मैं उसके एक हाथ को काटकर दूसरे हाथ में भी देना जानती हूं। केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह के सोनिया गांधी पर की गई टिप्पणी पर मचा बवाल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद दीपक बैज ने किया कड़ा विरोध। कहा कि बेहद ही आपत्तिजनक और अस्वीकार्य है रेणुका सिंह का बयान। उन्होंने सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति का किया है अपमान। प्रदेश में निगरानी दलों की सघन जांच के दौरान अवैध धन राशि तथा वस्तुओं की बरामदी का आंकड़ा पहुंचा 5,57,00,000 रुपए से अधिक। 16 अक्टूबर तक 5,57,18,000 की राशि और वस्तु की गई है बरामद। इसमें 85 लाख रुपए से अधिक नगद राशि की गई है बरामद। गरियाबंद के देवभोग थाना क्षेत्र में बुजुर्ग दंपत्ति की पिटाई करने वाले साले भाठा सरपंच और उसके 2 बेटों के साथ 8 आरोपी को किया गया गिरफ्तार। बनुआपारा गांव में रहने वाले दंपत्ति पर जादू टोना का आरोप लगाकर सरपंच प्रेम सिंह ओटी ने अपने बेटे और सहयोगी के साथ मिलकर बुजुर्ग दंपत्ति की कर दी थी पिटाई। राजनांदगांव जिले में रायपुर और राजनांदगांव के खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने शहर के मठपारा, नेहरू नगर और गठुला स्थित खाद्य सामग्रियों की फैक्ट्रियों समेत लगभग आधा दर्जन प्रतिष्ठानों में दी दबिश। सैंपल कलेक्ट कर जांच के लिए भेजा गया लैब। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के मनेन्द्रगढ़ थाना कोतवाली ने चोरी का सामान खरीदने के आरोप में व्यापारी चुनमुन उर्फ नियाजुद्दीन को किया गिरफ्तार। आरोपी के गोदाम से मिले 50 लाख कीमत के चोरी के सामान। गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई 102 महतारी एक्सप्रेस। पिंडरा मरवाही मुख्य मार्ग में पीपरडोल गांव के पास हुए हादसे में कई कर्मचारी हुए घायल। प्रसव केस छोड़कर वापस लौट रही महतारी एक्सप्रेस हादसे को हुई शिकार। छत्तीसगढ़ में शहरों और बाहरी क्षेत्रों में शाम के बाद हल्की ठंड हुई शुरू। नारायणपुर में न्यूनतम तापमान रहा 17 डिग्री। 2 दिनों बाद और गिरेगा रात का पारा, जिससे रातें होंगी और ठंडी, लेकिन दिन में गर्मी का रहेगा असर। राजधानी रायपुर के गोंदवारा इलाके के शीतला तालाब में 7 साल के बच्चे की डूबने से हुई मौत। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। लंच ब्रेक के दौरान स्कूल से निकलकर तालाब के पास खेलने के लिए गया था मासूम। भाजपा ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए पंडरिया से भावना बोहरा को प्रत्याशी किया घोषित। इससे पहले दूसरी लिस्ट में की गई है 64 प्रत्याशियों की घोषणा। वहीं पहली लिस्ट में 21 प्रत्याशियों के नाम थे शामिल। रेलवे प्रशासन ने नवरात्रि पर्व के चलते मां बमलेश्वरी के दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए 18 से 23 अक्टूबर तक डोंगरगढ़ स्टेशन में भगत की कोठी सहित 3 ट्रेनों का दिया अस्थायी स्टॉपेज, जिससे यात्रियों को मिलेगी राहत। कोरबा जिले के पाली शिवपुर में देर रात एक घर पर आ धमका मगरमच्छ। उसने घर पर सो रहे लोगों पर किया हमला। इस हमले में अपने पोते को बचाने के लिए मगरमच्छ से भिड़ गए बुजुर्ग। इस दौरान वे गंभीर रूप से हो गए घायल।
प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद कांग्रेस में भी शुरू हुई बगावत। कांकेर जिले की अंतागढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस के वर्तमान विधायक अनूप नाग ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का बना लिया है मन। वे अपने समर्थकों के साथ नामांकन लेने आज पहुंचे कलेक्टोरेट। धमतरी जिले के केरेगांव नगरी मार्ग में बस और ट्रक में हुई जोरदार भिड़ंत। हादसे में बस चालक सहित 6 से ज्यादा यात्री हुए घायल, जिसके बाद घायलों को तुरंत पहुंचाया गया अस्पताल। बताया जा रहा है कि बस नगरी से आ रही थी धमतरी। महासमुंद जिले के कोमाखान थाना क्षेत्र के ग्राम पतेरा पाली में देवर ने अपनी सगी भाभी व मासूम भतीजे की सब्बल से गर्दन पर वार कर दी हत्या। हत्या के बाद आरोपी घर का दरवाजा बंद कर हो गया फरार। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की कर रही है तलाश। आरोपी पोखराज का पैसे को लेकर उसकी भाभी तुलसी से हुआ था झगड़ा। कोरबा के सीएसईबी थाना क्षेत्र में पत्नी से अवैध संबंध के शक में 25 साल के शुभम साहू उर्फ सूरज भान की सीने पर सूजा से 60 बार वार कर दी गई हत्या। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपी प्रभाकर और रिक्की यादव को किया है गिरफ्तार। शारदीय नवरात्र पर बिलासपुर के सीपत अंचल में नवरात्र की धूम। बजरंग दुर्गोत्सव समिति सीपत के तत्वाधान में जगराता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। माता के गीत भजन में सराबोर होकर जमकर झूमे श्रद्धालु। कलाकार सोनू गुप्ता, स्वाति सोनी के भजन ने मोहा श्रद्धालुओं का मन। जगराता के दौरान युवाओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। समिति के सदस्यों का योगदान रहा सराहनीय। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए अपनी पहली सूची जारी कर दी है। अपने 30 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट में 8 विधायकों के टिकट काटकर कांग्रेस ने पार्टी में बड़ा संदेश दिया है। पहली लिस्ट में कांग्रेस ने अपने 11% विधायक काट दिए हैं। वर्तमान सरकार में सारे मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष को दोबारा उन्हीं सीटों से मौका दिया गया है, यानी पूरी सरकार को कांग्रेस ने रिपीट किया है। आइए जानते हैं टिकट काटने के पीछे का असल कारण। तो बात करें चित्रकूट से, तो चित्रकूट से राजमन बेंजाम की टिकट काटकर सांसद दीपक बैज को दिया गया है। दीपक बैज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैज यहां से चुनाव लड़ते रहे हैं और जीतते भी रहे हैं। इस सीट पर कोई संशय नहीं था, लिहाजा राजमन की टिकट कटना लगभग तय ही माना जा रहा था। बात करें दंतेवाड़ा की, तो दंतेवाड़ा से भी जो मौजूदा विधायक है उनकी टिकट काट दी गई है, लेकिन प्रत्याशी एक ही परिवार का है। दिवंगत महेंद्र कर्मा की पत्नी देवती कर्मा यहां से विधायक थी। 2018 में मां देवती कर्मा को टिकट मिलने पर बेटे छबिंद्र कर्मा ने ही बगावत कर दी थी। निर्दलीय लड़ने को तैयार हो गए, लेकिन नामांकन वापस ले लिया गया था। इस बगावत का असर यह रहा कि पार्टी चुनाव हार गई। भाजपा के भीमा मंडावी विधायक बने। 2019 में उनकी नक्सलियों ने हत्या कर दी थी और उपचुनाव में देवती कर्मा फिर जीती। कांग्रेस इस बार बगावत का रिस्क नहीं उठाना चाहती थी। इसी तरह कांग्रेस के पूर्व आईएएस शिशुपाल सोरी की टिकट भी काट दी गई है। इस बार शंकर धुर्वा को उम्मीदवार बनाया गया है। दरअसल शिशुपाल सोरी की उम्र बहुत हो चुकी है, पर उनकी लोकप्रियता बरकरार है, ऐसा लोगों का कहना है। वे इस समय लगभग 77 वर्ष के हो चुके हैं। उम्र उनके टिकट कटने की सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है। अब बात करें अंतागढ़ की, तो अंतागढ़ में लोग विधायक अनूप नाग से नाराज दिखे, क्योंकि उन्होंने पिछली बार वादा किया था कि सरकार बनी और विधायक बना तो अंतागढ़ जरूर जिला बनेगा। सरकार भी बड़ी बहुमत के साथ आई और वे जीत भी गए।
लेकिन जितने भी नए जिले बने उनमें अंतागढ़ शामिल नहीं हुआ। इस कारण जनता में उनसे नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही थी। एक कारण यही बताया जा रहा है उनके टिकट कटने का। पंडरिया से ओबीसी समाज को ही टिकट देना तय किया गया है। इस सीट पर अर्जुन तिवारी का नाम भी तेजी से उभरा था, उन्हें भी मौका नहीं मिला। यहां से ममता चंद्राकर की टिकट काटकर नीलकंठ चंद्रवंशी को मौका दिया गया है। ममता चंद्राकर के खिलाफ कांग्रेसियों ने ही मोर्चा खोल रखा था। उनके खिलाफ शिकायतें भी थी कि वे पार्टी के कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करती हैं। उधर नीलकंठ बगल की सीट कवर्धा से विधायक व मंत्री मोहम्मद अकबर के बेहद करीबी बताए जाते हैं। कवर्धा के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इस समय ऐसे कैंडिडेट की जरूरत थी जो ओबीसी समाज को भी साथ साध सके और आसपास की सीटों पर जो सांप्रदायिक तनाव से होने वाले असर को भी कम कर सके। जब कवर्धा में तनाव जैसी स्थिति थी तो नीलकंठ ने मोहम्मद अकबर के साथ मोर्चा संभाला था। खुज्जी से छन्नी साहू की टिकट काट दी गई है। छन्नी साहू टीएस सिंहदेव के करीबी मानी जाती है। यहां से भूपेश बघेल के करीबी नवाज खां को भी टिकट की दावेदारी कर रहे थे। नवाज खां भी टिकट की दावेदारी यहां से कर रहे थे। भोलाराम साहू इससे पहले विधायक थे, उनकी टिकट काटकर लोकसभा से मौका दिया गया था, लेकिन वे हार गए थे। किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी से दूर रहने के लिए भोलाराम साहू को एक बार फिर यहां से मौका दिया गया है। डोंगरगढ़ की बात करें तो डोंगरगढ़ में भी जो मौजूदा विधायक है उनकी टिकट काट दी गई है। बता दें कि भुवनेश्वर बघेल के टिकट काटकर हर्षिता स्वामी बघेल को टिकट दी गई है। भुवनेश्वर बघेल को लेकर सक्रियता नहीं होने की शिकायत थी। कांग्रेस के सर्वे में भी उनके लिए परिणाम नकारात्मक ही आ रहे थे। जिला पंचायत के अध्यक्ष हर्षिता को लेकर प्रतिक्रिया ठीक आ रही थी, लिहाजा भुवनेश्वर के टिकट काटकर हर्षिता को दे दिया गया। नवागढ़ की बात करें, नवागढ़ में इस बार रुद्र गुरु को मौका दिया गया है। बता दें कि गुरुदयाल बंजारे की टिकट काटकर रुद्र गुरु को टिकट दी गई। रुद्र गुरु कुमार ने तीसरी बार अपनी विधानसभा सीट बदली है। इससे पहले वे आरंग और अहिरवारा से चुनाव लड़ चुके हैं। सामाजिक धर्म गुरु हैं। प्रदेश के आला कमान से रिश्ते कुछ ठीक ठाक नहीं रहे, लेकिन धर्म गुरु हैं। समाज में अच्छी पकड़ है, लिहाजा उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। रुद्र गुरु कुमार की नवागढ़ से लड़ने की इच्छा का सम्मान पार्टी को करना ही पड़ा और गुरुदयाल बंजारे को यहां से हटा दिया गया, यानी उनकी टिकट काट दी गई। भाजपा ने अब तक जारी 85 लोगों में से 4 सांसद को मौका दिया है। भाजपा ने सांसद विजय बघेल, गोमती साय, अरुण साव और रेणुका सिंह को टिकट दी है। कांग्रेस ने पहली लिस्ट में 1 सांसद को मौका दिया है। चित्रकूट से सांसद दीपक बैज को प्रत्याशी बनाया है। अभी भाजपा की 5 और कांग्रेस की 60 सीटों पर प्रत्याशी आने बाकी है। ऐसे में एक कयास लगाया जा रहा है कि भाजपा एक और सांसद यानी संतोष पांडे को मैदान में उतार सकती है। कवर्धा और साजा में सांप्रदायिकता के छींटे लग चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यहां इसी हिसाब से उम्मीदवार उतारे हैं। साजा में बीरनपुर में ईश्वर साहू को, जिसके बेटे की हत्या कर दी गई थी, और कवर्धा से विजय शर्मा को मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस ने यहां अपने दिग्गज मंत्रियों साजा से रविंद्र चौबे और कवर्धा से मोहम्मद अकबर को ही मौका दिया है। मोहम्मद अकबर भले ही मुस्लिम समुदाय से हो, लेकिन पिछली बार पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट मोहम्मद अकबर को ही मिले थे। साजा के बारे में बात करें तो साजा चौबे की परिवार की पारंपरिक सीट बताई जाती है। वहां से उनके परिवार के लोग अक्सर जीत गए हैं, ऐसी बात होती है। अब सबसे बड़ी बात यह आ रही कि कांग्रेस ने नवरात्रि को ही क्यों चुना अपना लिस्ट निकालने के लिए। तो बता दें कि छत्तीसगढ़ में कहीं न कहीं भगवान राम, हिंदू मुस्लिम धार्मिक रीति नीति परंपराओं को लेकर चर्चाएं जारी हैं।
लोग इस बात की भी चर्चा करते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व, धर्म, कर्म और भगवा का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन पितृपक्ष में टिकटें जारी की। आमतौर पर यह धारणा है कि पितृपक्ष में बड़े काम नहीं किए जाते। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव पहले ही कहते रहे कि नवरात्र के शुभ दिन ही टिकटें आएंगी, इसका ज्यादा असर नहीं। लेकिन एक छोटा सा संदेश ये भी है कि कांग्रेस धर्म, कर्म, धार्मिक परंपरा, रीति नीति और परंपराओं का पालन करने वाली पार्टी है। तो बता दें, जो लिस्ट कांग्रेस ने पहले जारी की है, जिसमें 30 लोगों के नाम हैं, उसमें 9 नए चेहरे को मैदान में उतारा गया है। ऊपर 8 सीटों पर हम सब चर्चा कर ही चुके हैं, जहां विधायकों को टिकट काट के दूसरे को मौका दिया गया। अब एक चेहरा जो गिरीश देवांगन का है, जिन्हें राजनांदगांव में डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ उतारा गया है। प्रतापपुर से विधायक रहे प्रेमसाय सिंह टेकाम, जो छत्तीसगढ़ में शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, उनका नाम इस लिस्ट में नहीं है। एक आदिवासी मंत्री को हटाकर दूसरे आदिवासी को मंत्री बनाया गया था और एक आदिवासी को हटाकर पीसीसी चिफ से हटाकर दूसरे आदिवासी को पीसीसी चिफ बनाया गया। लिहाजा कांग्रेस आदिवासी सीटों पर रिस्क कतई लेना नहीं चाहती। पीसीसी चीफ भी आदिवासी रहे और मंत्री भी आदिवासी रहा और प्रेमसाय सिंह टेकाम के प्रति क्षेत्र की नाराजगी के चलते उन्हें किनारे भी कर दिया गया। उस वक्त इस्तीफे के बाद उनका एक बयान काफी चर्चित हुआ था कि इस्तीफा दिया नहीं जाता, ले लिया जाता है। तो आज के चुनाव चालीसा में इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे कुछ नए चुनावी मुद्दों को लेकर। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय जोहार। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए अपनी पहली सूची जारी कर दी है। अपने 30 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट में 8 विधायकों के टिकट काटकर बताया है कि कांग्रेस किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करने वाली। बताया जा रहा है कि दूसरी लिस्ट में 2 दर्जन और ऐसे विधायकों का नाम है जिनका नाम कटना लगभग तय है। पहली ही लिस्ट में कांग्रेस ने अपने 11% विधायक को किनारा किया है, यानी उनका नाम काट दिया है। अगर रुद्र गुरु को छोड़ दिया जाए तो वर्तमान सरकार में सारे मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष को दोबारा उन्हीं सीटों से मौका दिया गया है। यानी पूरी सरकार को कांग्रेस ने एक तरह से रिपीट ही किया है। पहले चरण के चुनाव के लिए कांग्रेस ने 20 में से 19 सीटों पर प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। इसमें बस्तर संभाग के 12 में से 11 और राजनांदगांव लोकसभा की सभी 8 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए गए हैं। इन्हीं सीटों पर पहले चरण में वोटिंग होनी है। इसमें कोई भी ऐसा नाम नहीं है जो चौंकाने वाला हो। केवल राजनांदगांव से गिरीश देवांगन को उतारकर कांग्रेस ने लगभग सभी को चौंकाया है। इस लिस्ट में कांग्रेस ने उन सभी विधानसभाओं के नाम शामिल किए हैं जहां या तो विरोध नहीं है या फिर आम कार्यकर्ताओं के बीच अपने उम्मीदवार को लेकर एक आम सहमति बन चुकी है। इस सूची में मुख्यमंत्री, गृह मंत्री समेत कैबिनेट के लगभग सभी मंत्रियों के नाम हैं। वहीं इस पूरी सूची में जो सबसे लो प्रोफाइल प्रत्याशी का नाम है, उसे सबसे हाई प्रोफाइल सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। गिरीश देवांगन इस बार डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में होंगे। कांग्रेस की तरफ से यह अब तक का
सबसे चौंकाने वाला फैसला बताया जा रहा है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि गिरीश देवांगन के तौर पर कांग्रेस ने इस सीट पर गंभीरता बिल्कुल भी नहीं दिखाई है। शायद कांग्रेस को इस सीट को लेकर ज्यादा भरोसा नहीं है, इसलिए उन्होंने किसी बड़े नाम के बजाय संगठन के नेता को उम्मीदवार बनाकर केवल खानापूर्ति की है। पिछली बार के मुकाबले कांग्रेस ने और भी कमजोर प्रत्याशी देकर राजनांदगांव की इस लड़ाई को एक तरफा बना दिया है। तो ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि क्या गिरीश देवांगन 2008 के उम्मीदवार करुणा शुक्ला की बराबरी कर पाएंगे? जितने वोट करुणा शुक्ला ने हासिल किए थे, क्या उतना गिरीश देवांगन भी हासिल कर पाएंगे? बात करें पिछले चुनाव की तो 2018 में भी कांग्रेस इस सीट से हार गई थी, लेकिन हार का अंतर काफी कम था। इस तरह कांग्रेस ने इस सीट पर काफी मेहनत की थी। उम्मीद थी कि बदलाव के लहर के बीच सीएम डॉक्टर रमन सिंह भी चुनाव हार जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उन्होंने कांग्रेस की करुणा शुक्ला, जो भाजपा से ही कांग्रेस में आई थी, को करीब 17,000 वोटों के अंतर से हरा दिया। लेकिन यह एक तरह से कांग्रेस के लिए जीत के समान ही थी। कांग्रेस उम्मीदवार ने 2018 में इस सीट पर करीब 41% वोट हासिल किए थे, जबकि रमन सिंह को 52% वोट मिले थे। 11% वोटों का अंतर निकटतम चुनाव में पिछले जो था उस कभी नहीं देखा गया। तो क्या गिरीश देवांगन इस अंतर को कम कर पाएंगे या फिर कांग्रेस के लिए भाजपा का अभेद किला बनकर ही रह जाएगा? 2018 के चुनाव में जेसीसी यानी जोगी कांग्रेस प्रत्याशी दीपक यादव को यहां से महज 1% मत ही मिल पाया था। इस तरह तीसरे दल के फैक्टर को पीछे छोड़कर कांग्रेस ने इस सीट पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। जनता कांग्रेस जोगी यहां कांग्रेस का वोट काट पाने में पूरी तरह नाकाम रही थी। दूसरी तरफ डॉक्टर रमन सिंह की घेराबंदी भी तगड़ी थी। 2018 में यहां भाजपा, कांग्रेस और जेसीसी के उम्मीदवारों के अलावा अलग अलग दल और निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या नोटा को मिलाकर 21 थी। 2003 के बाद से कांग्रेस के लिए राजनांदगांव की सीट दूर की कौड़ी ही साबित होती रही है। वहीं जब डॉक्टर रमन सिंह ने बतौर सीएम इस सीट को चुना, तब से कांग्रेस का पतन और बढ़ता गया। कांग्रेस को 2013 में इस सीट पर 34.30% वोट मिले थे। इसी तरह 2008 में 34.47% वोट मिले थे। 2003 में कांग्रेस के उदय मुदलियार यहां से विजयी थे। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी लीलाराम भोजवानी को मात दी थी, लेकिन तब भी दोनों उम्मीदवारों के बीच वोटों का अंतर बेहद मामूली था। भाजपा के लीलाराम को 37.85%, जबकि जो विजयी कैंडिडेट थे, विजयी उम्मीदवार उदय मुदलियार को 34,081 वोटों के साथ करीब 38% वोट हासिल हुए थे। दरभा घाटी हत्याकांड के बाद 2013 में हुए इस चुनाव पर पूरा प्रयास था कि राजनांदगांव में भावनात्मक लहर पैदा कर सीएम रमन सिंह को फटकनी दी जाए। इसके लिए कांग्रेस ने रणनीति के तहत इस घटना में जान गंवाने वाले पूर्व और दिग्गज नेता उदय मुदलियार की पत्नी को टिकट दिया। कांग्रेस ने इस नरसंहार के बाद आक्रामक तरीके से प्रचार प्रसार भी किया, लेकिन विपक्ष की यह रणनीति पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के आगे पूरी तरह फेल साबित हुई। अलका मुदलियार के तौर पर कांग्रेस को 2013 में ही हार का मुंह देखना पड़ा। अलका मुदलियार को
50,941 वोट के तौर पर 34.30% वोट मिले, जबकि डॉक्टर रमन सिंह 86,789 वोटों के साथ शानदार जीत दर्ज की थी। डॉक्टर रमन सिंह को इस बार भी 58% से ज्यादा वोट हासिल हुए थे। राजनांदगांव विधानसभा सीट का चुनावी इतिहास कांग्रेस से शुरू होता है, लेकिन अब यह सीट भाजपा का अभेद किला बन चुका है। बात करें अविभाजित मध्य प्रदेश में तो 1967 में हुए चुनाव में कांग्रेस के किशोरीलाल शुक्ला विधायक चुने गए थे। 1972 में किशोरीलाल ने इस सीट पर जीत का सिलसिला जारी रखा, लेकिन इमरजेंसी से उपजे सत्ता विरोधी लहर में कांग्रेस यह सीट नहीं बचा पाई। विधानसभा चुनाव 1977 में जनता दल के ठाकुर दरबार सिंह ने किशोरीलाल शुक्ला को हराकर राजनांदगांव विधानसभा सीट पर अपना कब्जा कायम किया। 1980 में फिर किशोरीलाल शुक्ला निर्दलीय चुनाव लड़कर यहां से विधायक बने। साल 1985 की बात करें तो कांग्रेस से बलवीर खानूजा और 1990 में भाजपा के लीलाराम भोजवानी विधायक चुने गए। 1990 में भाजपा ने पहली बार इस सीट पर जीत हासिल की थी, लेकिन उदय मुदलियार के जीत के बाद यह क्रम फिर टूट गया। वहीं 2008 से लगातार डॉक्टर रमन सिंह यहां से जीत रहे हैं। राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक जनसंख्या ओबीसी यानी पिछड़े वर्ग की है। ओबीसी में भी सबसे ज्यादा साहू, लोधी, यादव और अन्य शामिल हैं। क्षेत्र में जनरल मतदाताओं की संख्या भी बेहतर है। यही वजह है कि राजनीतिक पार्टियों द्वारा ओबीसी फैक्टर को लेकर चुनाव ही लड़ा जाता है। बात करें अगर शहरी क्षेत्र की तो यहाँ भी ज्यादातर मतदाता सामान्य और ओबीसी कैटेगरी से ही आते हैं। यही जो है यहाँ जीत का अंतर तय करते हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी चयन होने के बाद गिरीश देवांगन रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कह रहे थे कि जिस तरह भगवान राम छत्तीसगढ़ के भांजे हैं, यानी पूरे देश में भांजे कहे जाते हैं, उन्हीं तरह वे राजनांदगांव के भांजे हैं। और फिर उन्होंने इशारों पर मुस्कुराते हुए यह कह दिया कि दशहरा नजदीक है। आज चुनाव चालीसा में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, राम राम, जय जय।
रायपुर से 30 किलोमीटर राजा मोर ध्वज की नगरी आरंग एक ऐसा नगर है जिसे पौराणिक कथाओं में राजा मोर ध्वज की नगरी के रूप में, इतिहास में मंदिरों की राजधानी के रूप में और सियासत में भाजपा के गढ़ के रूप में जाना और पहचाना गया। लेकिन भाजपा के इस गढ़ में कांग्रेस सेंध लगाती रही और जनता के बीच में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराती है। नेताजी का लेखा जोखा में आज बात करेंगे आरंग विधानसभा के बारे में। आरंग विधानसभा सीट छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। यह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र भारत में छत्तीसगढ़ राज्य के 90 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। आरंग सीट रायपुर जिले का हिस्सा है और अनुसूचित जाति उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। ये रायपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। इस सीट पर साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी और वर्तमान श्रम मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने जीत दर्ज की थी। उस समय आरंग में कुल 45% वोट पड़े थे। डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने भारतीय जनता पार्टी के संजय रीडी को 25,077 वोटों से मार्जिन से हराया था। वहीं इस सीट का इतिहास बताता है कि यहाँ हर चुनाव में मतदाताओं ने दूसरी पार्टी को मौका दिया है, यानी एक कार्यकाल कांग्रेस तो बीजेपी का दूसरा होता आया है। साल 2003 के विधानसभा चुनाव से इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के संजय रीडी जीते थे। 48,556 वोट मिले थे। वहीं दूसरे स्थान पर कांग्रेस के गंगूराम बघेल रहे थे, जिन्हें कुल 30,112 मत मिले थे। साल 2008 के विधानसभा चुनाव में वर्तमान कांग्रेस सरकार में PHQ मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने 34,655 वोटों से जीत हासिल की थी, जबकि दूसरे स्थान पर भाजपा के 2003 में विधायक चुने गए संजय रीडी रहे। इस चुनाव में संजय को कुल 33,318 वोट मिले थे। 2013 विधानसभा चुनाव में एक बार फिर भाजपा ने यह सीट अपने नाम की और नवीन मार्कंडे के नाम जीत की मुहर लगाई, जिन्हें 59,067 वोट मिले थे। वहीं इस बार पिछले विधानसभा चुनाव के विधायक गुरु रुद्र कुमार 45,293 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर आ गए। पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने गुरु रुद्र कुमार की जगह अपना प्रत्याशी बदलते हुए डॉक्टर शिव कुमार डहरिया को टिकट दिया, जिन्होंने भाजपा प्रत्याशी संजय रीडी को 59,900 वोटों से जीतकर करारी शिकस्त दी। उन्होंने करीब 25,077 वोटों के मार्जिन से यह चुनाव जीता था। पिछले साल ही इस विधानसभा सीट में एक बड़ी घटना हुआ। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2018 में आरंग सीट से अपनी दावेदारी पेश कर चुके कांग्रेस नेता वेदराम मनहरे ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। दिल्ली में वेदराम मनहरे ने 10 कांग्रेसियों समेत भाजपा में प्रवेश कर लिया। उन्हें भाजपा की तत्कालीन छत्तीसगढ़ प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी ने सदस्यता दिलाई। पेशे से कृषि और चिकित्सा डॉक्टर शिव कुमार डहरिया आरंग विधानसभा में आज एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं। बतौर विधायक उनकी इस क्षेत्र में SC वोटों में पकड़े काफी मजबूत हैं। मगर क्या इस बार कांग्रेस एक बार आरंग विधानसभा सीट से डॉक्टर शिव कुमार डहरिया को मौका देगी या फिर सिटिंग MLA को हटाकर किसी और चेहरे पर दांव खेलेगी? दरअसल अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट आरंग विधानसभा को भाजपा का गढ़ माना जाता है। लंबे समय तक यह सीट भाजपा के पास रही। हालांकि राज्य निर्माण के बाद से हुए 4 चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच जीत हार का खेल चलता रहा है। एक तरह से जनता अपना मूड बदलती रहती है, लेकिन 2023 में जनता का मूड क्या रहेगा, इसे जरा समझने की कोशिश करते हैं। वर्तमान में आरंग से डॉक्टर शिव कुमार डहरिया कांग्रेस पार्टी से विधायक हैं। डहरिया अब 4 विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। इनमें से 3 में जीत जबकि 1 में हार का सामना करना पड़ा है। डॉक्टर डहरिया 2003 में पलारी विधानसभा, फिर 2008 में बिलाईगढ़ और 2018 में आरंग से जीते। 2013 में बिलाईगढ़ सीट चुनाव हार गए थे। इसे राज्य निर्माण के बाद हुए 4 चुनाव में देखा जा सकता है, जहां 2 बार भाजपा तो बार कांग्रेस का बीच हुई।
2018 के चुनाव में कांग्रेस ने एक प्रयोग किया, गुरु रुद्र कुमार को आरंग के अहिवारा भेजा, जबकि बिलाईगढ़ से डॉक्टर शिव कुमार डहरिया को आरंग लेकर आए। परिणाम कांग्रेस के पक्ष में रहा और डहरिया रिकॉर्ड मतों से जीत कर आए। एससी की आरक्षित सीटों पर सर्वाधिक मतों से जीतने वाले विधायक बने तो भूपेश कैबिनेट में मंत्री भी। बात करें 2003 से 2018 छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद से हुए 4 चुनाव के नतीजे की, तो 2 बार भाजपा 2 बार कांग्रेस जीती। 2018 विधानसभा चुनाव एससी सीट डॉक्टर शिव कुमार डहरिया कांग्रेस 59,900, संजय रेड्डी भाजपा 44,823, संजय चेलाक जेसीसी 27,903। 2003 विधानसभा चुनाव में आरंग एससी सीट रिजर्व रही, जहां संजय रेड्डी बीजेपी कुल वोट मिले 48,556, गंगूराम बघेल कांग्रेस कुल वोट मिले 30,112। 2008 विधानसभा चुनाव में भी आरंग एससी सीट रिजर्व रही, जहां रुद्र कुमार गुरु कांग्रेस कुल वोट मिले 34,655, संजय रेड्डी बीजेपी कुल वोट मिले 33,318। 2013 विधानसभा चुनाव में आरंग एससी सीट रिजर्व रही, जहां नवीन मार्कंडे बीजेपी कुल वोट मिले 59,067, रुद्र कुमार गुरु कांग्रेस कुल वोट मिले 45,293। आरंग विधानसभा में भाजपा से गंगूराम बघेल 1990 से 2003 तक विधायक रहे, बाद में जोगी शासन में कांग्रेस में शामिल हुए और मंत्री भी रहे। बात करें आरंग विधानसभा में कुल मतदाता 2,19,752, पुरुष मतदाता 1,10,229, महिला मतदाता 1,09,517, अन्य 6। आरंग का जातीय समीकरण पर एक नजर डालें तो अनुसूचित जाति 40%, अनुसूचित जनजाति 20%, अन्य पिछड़ा वर्ग 30%, सामान्य 10%। वर्तमान में मंत्री शिव कुमार डहरिया का दावा है कि आरंग में 15 साल में जो काम नहीं हुए बीते 4 साल में हुए। 3 नए नगर पंचायतों का गठन, प्रत्येक ग्राम पंचायतों में 2 से 10 करोड़ के विकास कार्य। आरंग विधानसभा में 1000 करोड़ से अधिक के विकास कार्य हुए। पर्यटन स्थलों का भी विकास जारी है। चंदखुरी मंदिर का भव्य जीर्णोद्धार हुआ, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हुआ, सड़क पानी के अनगिनत काम हुए। वहीं पूर्व विधायक नवीन मार्कंडे आरोप लगाते हैं कि आरंग में भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत हुई, बिना निविदा काम हुए, घोटाला सरेआम हुआ। भाजपा के पास मुद्दों की कमी नहीं है, कांग्रेस के झूठे वादे जनता को याद है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आरंग का इतिहास बताता है कि वहां की जनता हर 5 साल में पार्टी को बदल देती है। इस लिहाज से वर्तमान में मंत्री शिव कुमार डहरिया की राह आसान नहीं दिखती। आरंग सीट को बचाने कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगाने वाली है। वह 15 साल बनाम 5 साल की बात कर जनता के सामने जाएगी। वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी मंत्री रहते हुए भी शिव कुमार डहरिया के नाकामियों को लेकर जनता जनार्दन के सामने जाएगी। यह तो समय ही बताएगा कि आरंग की जनता किस पे भरोसा कायम करते हुए किसका साथ देती है। तो आज नेताजी का लेखा जोखा में इतना ही। मुझे यानी रिया गुप्ता को दीजिए इजाजत। अगले अंक में बात करेंगे एक नए विधानसभा क्षेत्र की। बने रहिएगा हमारे साथ। जय जोहर, राम राम। केंद्रीय राज्य मंत्री और भरतपुर सोनहत विधानसभा की प्रत्याशी रेणुका सिंह ने सोनिया गांधी पर विवादित बयान के बाद फिर दिया एक बड़ा बयान। रेणुका सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जो मेरे कार्यकर्ता की उंगली काटेगा तो मैं उसके एक हाथ को काटकर दूसरे हाथ में भी देना जानती हूँ।
केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह के सोनिया गांधी पर की गई टिप्पणी पर मचा बवाल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद दीपक बैज ने किया कड़ा विरोध। कहा कि बेहद ही आपत्तिजनक और अस्वीकार्य है रेणुका सिंह का बयान। उन्होंने सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति का किया है अपमान। प्रदेश में निगरानी दलों की सघन जांच के दौरान अवैध धनराशि तथा वस्तुओं की बरामदी का आंकड़ा पहुंचा 5,57,00,000 रुपए से अधिक। 16 अक्टूबर तक 5,57,18,000 की राशि और वस्तु की गई है बरामद। इसमें 85 लाख रुपए से अधिक नगद राशि की गई है बरामद। गरियाबंद के देवभोग थाना क्षेत्र में बुजुर्ग दंपत्ति की पिटाई करने वाले साले भाठा सरपंच और उसके 2 बेटों के साथ 8 आरोपी को किया गया गिरफ्तार। बनुआपारा गांव में रहने वाले दंपत्ति पर जादू टोना का आरोप लगाकर सरपंच प्रेम सिंह ओटी ने अपने बेटे और सहयोगी के साथ मिलकर बुजुर्ग दंपत्ति की कर दी थी पिटाई। राजनांदगांव जिले में रायपुर और राजनांदगांव के खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने शहर के मठपारा, नेहरू नगर और गठुला स्थित खाद्य सामग्रियों की फैक्ट्रियों समेत लगभग आधा दर्जन प्रतिष्ठानों में दी दबिश। सैंपल कलेक्ट कर जांच के लिए भेजा गया लैब। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के मनेंद्रगढ़ थाना कोतवाली ने चोरी का सामान खरीदने के आरोप में व्यापारी चुनमुन उर्फ नियाजुद्दीन को किया गिरफ्तार। आरोपी के गोदाम से मिले 50 लाख कीमत के चोरी के सामान। गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई 102 महतारी एक्सप्रेस। पिंडरा मरवाही मुख्य मार्ग में पीपरडोल गांव के पास हुए हादसे में कई कर्मचारी हुए घायल। प्रसव केस छोड़कर वापस लौट रही महतारी एक्सप्रेस हादसे को हुई शिकार। छत्तीसगढ़ में शहरों और बाहरी क्षेत्रों में शाम के बाद हल्की ठंड हुई शुरू। नारायणपुर में न्यूनतम तापमान रहा 17 डिग्री। 2 दिनों बाद और गिरेगा रात का पारा, जिससे रातें होंगी और ठंडी, लेकिन दिन में गर्मी का रहेगा असर। नमस्कार, राम राम, जय जोहार। मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज 36 का खास कार्यक्रम नेताजी का लेखा जोखा। तो छत्तीसगढ़ में गर्मी के मौसम के साथ साथ चुनावी मौसम का भी आगाज हो चुका है। अभी चुनाव को लगभग 6 महीने बचे हैं। ऐसे में मुख्य विपक्षी पार्टी यानी भाजपा भूपेश सरकार यानी कांग्रेस सरकार को जोर शोर से घेरना शुरू कर दी है। चाहे गोठानों की पोल खोल मुहिम हो, पीएससी का मसला हो, या फिर जो अभी जोरों शोरों से छत्तीसगढ़ में चल रहा है यानी प्रदेश में शराब और कोयले के लेवी के लेकर ईडी की कार्रवाई, जिसमें कई बड़े बड़े अधिकारी और नेताओं के नाम हैं। कई तो जेल की हवा खा रहे हैं तो कईयों के सर पर तलवार लटक रही है। चुनावी साल होने के कारण ऐसे आरोपों के बीच और पार्टी की पॉजिटिव छवि बनाए रखना सीएम भूपेश बघेल के लिए कम चुनौतीपूर्ण तो नहीं होगा। यह तो माना ही जाएगा कि कांग्रेस सरकार ने आते ही अपने आप को छत्तीसगढ़िया सरकार के रूप में पेश किया, जो लोगों के दिलों में कहीं न कहीं घर तो बना ही चुकी है। चाहे छत्तीसगढ़ के 30 त्योहारों की बात हो या यहाँ की संस्कृति को सहेजने
संवारने का काम भूपेश बघेल ने बखूबी किया है, जिससे कांग्रेस यानी भूपेश सरकार के प्रति छत्तीसगढ़िया लोगों के मन में कहीं न कहीं पॉजिटिव असर तो डाला ही है। छत्तीसगढ़ यानी धान का कटोरा, ऐसे में यहाँ के किसानों का धान 2500 रुपये समर्थन मूल्य में खरीदकर भूपेश बघेल ने वाहवाही तो बटोरी है। हालांकि इसके पीछे विपक्ष इसके लिए आए दिन कर्ज लेने को लेके निशाना साधते रहे हैं। अब भूपेश बघेल की बात करें तो उनकी महत्वाकांक्षी योजना यानी नरवा गरुआ घुरुआ बाड़ी की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। जब यह योजना शुरू हुई तो देश भर के लोगों को यह समझ नहीं आ रहा था कि भाई आखिर ये क्या है। धीरे धीरे इस योजना की चर्चा देश भर में होने लगी। राष्ट्रीय स्तर पर कई बार इसे सराहा भी गया, पर जितनी जोर शोर या जिस उद्देश्य को लेकर इसे शुरू किया गया था, आज के हाल में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के उदासीनता के चलते यह कहीं न कहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साख पे बट्टा बैठाने लगा है, जिसका फायदा 100% विपक्षी पार्टी यानी भाजपा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। सरकार कह रही कि प्रदेश में 10,000 से ज्यादा गौठानों का निर्माण किया गया है, जिसमें औसतन हर गौठानों पर 19 लाख रुपए खर्च किए गए हैं, पर अधिकांश जगहों पर उजाड़ और खंडहर पड़े गौठानों की हालत देख चुनावी साल में अब जनता भी जवाब मांगेगी कि गौठानों के 19 लाख रुपए आखिर कहां गया, और इसका जवाब भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ही देना होगा, न किसी अधिकारी या न किसी लोकल जनप्रतिनिधियों को। चुनाव में राम के नाम का आड़ लेकर चुनाव लड़ने का आरोप लगाने वाले कांग्रेस सरकार यानी भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ में भाजपा से राम नाम का मुद्दा छीनने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। चाहे रामगमन वन पथ को लेकर या रामायण पाठ या कौशल्या माता का मंदिर जैसे कई काम करके कम से कम इस चुनाव में भाजपा का जुबान बंद करने में भूपेश बघेल सरकार सफल नजर आ रही है। शराबबंदी भी एक ऐसा ही मुद्दा है जिसे लेकर अभी भी कांग्रेस सरकार बैकफुट में नजर आती है, या कहें चुनावी आवेश में आके अपने घोषणा पत्र में प्रदेश में शराबबंदी का वादा कर कांग्रेस फंस चुकी है। ऐसा नहीं कि इसके लिए भूपेश सरकार ने कुछ नहीं किया, समिति बनाई, पर वह समिति भी कई सालों के लंबे इंतजार के बाद इस निष्कर्ष में पहुंची कि छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में शराबबंदी लागू करना टेढ़ी खीर है। इस मुद्दे को भी इस चुनावी साल में खूब भुनाया जाएगा। शराबबंदी तो हुई नहीं, शराब घोटाला जरूर हो गया, जिसकी चर्चा पिछले कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ में बनी हुई है, जिसने अपने आप को साफ सुथरी सरकार के रूप में पेश करने वाले सीएम भूपेश बघेल के दामन में कहीं न कहीं दाग तो लगेगा ही, जिसे भूपेश बघेल कैसे साफ करते हैं इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। ऐसे भी और कई मुद्दे हैं जिस पर लंबी चर्चा की जा सकती है। खैर, हम यहाँ बात करने आए हैं भूपेश बघेल के विधानसभा क्षेत्र यानी पाटन विधानसभा क्षेत्र के बारे में। तो आज उसी पे एक नजर डालेंगे कि भूपेश बघेल का अपने क्षेत्र में क्या हाल है, जीत बरकरार रखेंगे या फिर भाजपा उनसे यह सीट छीन सकती है। बात करें पाटन की तो राजधानी रायपुर से के हृदय स्थल जयस्तंभ चौक से लगभग 14 किलोमीटर दूर महादेव घाट के खारून नदी को पार करते ही पड़ता है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विधानसभा क्षेत्र पाटन। लोगों का कहना है कि जब से भूपेश बघेल यहां सीएम बने हैं तब से पिछले 4.5 वर्षों में यहाँ काफी विकास हुआ है।
जैसे ही आप पाटन के अमलेश्वर क्षेत्र में पहुंचेंगे, आपको चौड़ी सड़कें नजर आएंगी, ऊंची इमारतें नजर आएंगी और सर्व सुविधा युक्त कॉलोनियां देखकर आप राजधानी के किसी पास इलाके में होने की अनुभूति कर सकते हैं। कॉलोनियों में बड़े बड़े प्रवेश भव्य द्वार आपको रोड में ही दिख जाएंगे, जो पिछले कुछ वर्षों में यहाँ विकास के बदलाव की कहानी बयां कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार यानी भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री बनने के बाद इस क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। पहले जमीन के दाम यहाँ जो 8 से 10 लाख रुपए एकड़ हुआ करता था, वो कांग्रेस सरकार आने के बाद जो अमलेश्वर इलाका है वहाँ प्रति एकड़ 40 से 50 लाख रुपए पहुँच गया है। आधुनिक कॉलोनियों के विकास यहाँ से भूमि के दाम तेजी से बढ़े हैं। अब बात करेंगे सीएम के क्षेत्र पाटन में रोजगार की स्थिति की। तो जो खुड़मुड़ा है, मोतीपुर है, सेलूद है, फुंडा और बेठेना जैसे गांव में बदलाव स्पष्ट नजर आ रहा है। लोगों का कहना है कि स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले जा रहे हैं, जिससे बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा मिल रही है। ग्रामीणों से बात करने में वे कहते हैं कि गांव में जो रूरल इंडस्ट्रीज पार्क खुले हैं, उनसे रोजगार के अवसर मिलना शुरू हो गया है। लोगों का कहना है कि जो रोजगार के अवसर मिले हैं तो यहां से निश्चित तौर पे पलायन भी रुका है। खुड़मुड़ा गांव की जिज्ञासा महिला स्व सहायता समूह वर्मी कंपोस्ट तैयार करता है। महिलाएं बताती हैं कि इससे हर महिला को हर माह 12 से 15 हजार रुपए की आमदनी हो जाती है। रोजगार सृजन का यह श्रेय वह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की गोठान योजना को देती है। अब बात करें आवागमन परिवहन की, तो पाटन विधानसभा क्षेत्र में चाहे झींट हो, जामगांव एम हो, कुम्हारी हो, परसदा हो या अमलेश्वर, खुड़मुड़ा, मोतीपुर, कुरुद्दी, सेलूद, फुंडा, बठेना, तर्री घाट, ठाकुर राइन टोला, लोहरसी, अमेरी, पचपेड़ी, मऊदा और परसदा की बात करें तो सभी गांवों में चकाचक सड़कें बन चुकी हैं। लोगों का कहना है कि पिछले 4 वर्षों में जहां उम्मीद नहीं थी, वहां तक भी सड़क पहुंच गई है। इससे जमीन के दाम तो बढ़े ही, कई लोग फैक्ट्री लगाकर खुद का कारोबार शुरू कर चुके हैं। पाटन में पुरातात्विक महत्व का स्थल है तर्री घाट। यहाँ इतिहास व पुरातत्व को संभालने का काम हो रहा है। इधर ठाकुराइन टोला में महादेव घाट की तर्ज पर लक्ष्मण झूला का निर्माण किया जा रहा है। गांव को जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत जोर शोर से काम चल रहा है। आप पाटन इलाके में जाएंगे तो अभी भी आपको कई इलाकों में सड़क बनते हुए दिख जाएगा। विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए नई पक्की सड़कों को बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है। हालांकि इसको लेकर समय समय पर जो विपक्षी पार्टी यानी भाजपा भी आरोप लगाते रहते हैं कि मुख्यमंत्री जो सड़क बनाने का काम कर रहे हैं वो सिर्फ अपने इलाके यानी पाटन में ही कर रहे हैं। आइए आगे बढ़े, इससे पहले पाटन विधानसभा क्षेत्र के बारे में एक मोटा मोटी जान लेते हैं। तो बता दें कि जो 1993 से लेकर अब तक का हाल जो है उसमें पाटन के चुनावी इतिहास के बारे में नजर डालें तो यहाँ साल दर साल जो मतदान का प्रतिशत है वो लगातार बढ़ता ही दिखा है। यानी कि जो मतदान का प्रतिशत है उसका ग्राफ जैसे जैसे चुनाव होते गए वैसे वैसे यहाँ पर बढ़ता गया। तो एक नज़र डाल देते हैं। जैसे 1993 में यहाँ चुनाव प्रतिशत था 65.33। 1998 विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ चुनाव प्रतिशत था 65.68। 2003 की बात करें तो 77.79% था चुनाव का रेशियो। 2008 की बात करें तो 78.09% था। 2013 की बात करें तो 81.32%, 32% मतदान की स्थिति थी। 2018 की बात करें तो यह बढ़कर 83.19% हो गई थी। तो जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, जो लगातार जो मतदाताओं की संख्या है वो लगातार जैसे जैसे चुनाव होते गए वैसे वैसे यहाँ मतदाताओं की संख्या भी बढ़ती गई, मतलब मतदान का प्रतिशत भी यहाँ बढ़ता गया। आइए अब जानते हैं कि कब कब किसके किसके बीच मुकाबला हुआ और किसने बाजी मारी और कौन जीत हुआ।
तो जैसे हम बात करें कि 1993 में भूपेश बघेल जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उन्होंने केजूराम जो वर्मा जो बसपा के उम्मीदवार थे 1993 की बात करें तो उनको पटकनी दी थी। यहाँ भूपेश बघेल को जो 1993 में 28,537 मत मिले थे, वही जो केजूराम वर्मा जो बसपा के थे प्रत्याशी उनको 25,163 मत मिले थे। बात करें 1998 विधानसभा चुनाव की तो भूपेश बघेल ही कांग्रेस के उम्मीदवार थे और उनके जो अगेंस्ट में जो खड़ी हुई थी जो भाजपा की निरुपमा चंद्राकर पर उन्होंने जीत दर्ज की थी। जीत का दर्ज का आंकड़ा करीब 2,000-2,500 मत था। भूपेश बघेल को तकरीबन 37,758 मत मिले थे 1998 विधानसभा चुनाव में। वही जो विपक्षी पार्टी है निरुपमा चंद्राकर, उनको 35,062 मत ही प्राप्त हुए थे। अब 2003 की बात करें तो 2003 में भी कांग्रेस की तरफ से भूपेश बघेल ही प्रत्याशी थे। इस चुनाव में एक रोचक बात यह थी कि जो उनके रिश्ते में चाचा लगते हैं विजय बघेल, वो उनके अगेंस्ट में खड़े हुए थे। राष्ट्रीय राकापा के तरफ से उन्हें टिकट मिली हुई थी। इसमें भी भूपेश बघेल ने दर्ज की थी करीब 7,000 मतों से अपने चाचा के विरुद्ध जीत दर्ज की थी। 2003 की बात करें, भूपेश बघेल कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उन्हें 44,217 मत मिले थे। वहीं जो उनके चाचा कहे जाते हैं विजय बघेल, उनको 37,308 मत मिले थे। मतलब 2003 में भी भूपेश बघेल ने यहां से जीत हासिल की थी। 2008 में थोड़ा पाला पलटा। जो चाचा हैं कहे जाते हैं भूपेश बघेल के विजय बघेल, उनको बीजेपी से इस बार टिकट मिला 2008 में और उन्होंने इस बार भूपेश बघेल को शिकस्त देने में सफलता हासिल की। 2008 में विजय बघेल जो भाजपा के प्रत्याशी थे, उन्हें लगभग 59,000 मत मिले थे। वहीं जो भूपेश बघेल कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्हें 21,158 मत ही मिले थे। तो 2008 की बात करें तो यहाँ भूपेश बघेल एक बार पराजय का भी सामना करना पड़ा था। उनके चाचा विजय बघेल जो भाजपा से जिन्हें टिकट मिली थी 2008 में, उन्होंने भूपेश बघेल को मात दिया था। 2013 की बात करें तो भूपेश बघेल कांग्रेस के ही उम्मीदवार थे। इस बार चिर परिचित उनके चाचा ही मैदान में थे, वो भी भाजपा की तरफ से 2013 में। तो भूपेश बघेल ने इस बार जोर आजमाते हुए अपने चाचा को पटकनी दी और तकरीबन 10,000 मतों से उन्हें धूल चढ़ा दी। तो 2013 में जो भूपेश बघेल को मिले थे 68,185 मत मिले थे। वहीं जो विपक्षी पार्टी यानी भाजपा की तरफ से जो उनके चाचा खड़े हुए थे विजय बघेल, उन्हें 58,842 मत प्राप्त हुए थे। 2018 की बात करें तो भूपेश बघेल यही पाटन से ही कांग्रेस के ही उम्मीदवार खड़े हुए थे। उन्होंने भाजपा के मोतीलाल साहू को धूल चटा दी। काफ़ी अंतर से उन्होंने विजय हासिल की थी। बता दें कि भूपेश बघेल को 83,810 मत मिले थे 2018 के विधानसभा चुनाव में। वहीं जो भाजपा के प्रत्याशी थे मोतीलाल साहू, उनको 56,685 मत मिले थे। तो 2018 में भी भूपेश बघेल ने यहाँ पर धूल चटा दी। तो जितने विधानसभा चुनाव में एक बार बस उन्होंने अपने चाचा से हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद भूपेश बघेल लगातार इस पाटन विधानसभा क्षेत्र में अपना कब्जा बनाए हुए हैं। पाटन विधानसभा क्षेत्र के बारे में ही अगर 2013 के आंकड़ों के अनुसार बात करें तो यहाँ जो पुरुष मतदाताओं की संख्या है वो तकरीबन 97,982 है। वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 97,543 है। और जो तृतीय वर्ग है, तृतीय लिंग है, ट्रांसजेंडर है, उनकी भी संख्या यहाँ 17 है। इस प्रकार यहाँ जो कुल वोटर हैं वो करीब 1,95,539 वोटर पाया जाए। 2013 की ही बात करें तो वहाँ मतदान का जो प्रतिशत था वो 83.19% यहाँ मतदान का देखा गया 2013 में। भूपेश बघेल के गृह गांव कुरुदडीह की बात करें तो गांव में प्रवेश करते ही यह पता चल जाता है कि यह कोई आम गांव नहीं है, यह मुख्यमंत्री का गांव ही हो सकता है। यहां पर सरकार की सभी योजनाओं को लागू किया गया है। यहां के हर गांव में राजीव मितान क्लब और गोठान समिति बनाई गई है।
सभी से राय लेकर ही विकास कार्यों का खाका तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री का क्षेत्र होने के कारण यहाँ के सरपंच से लेकर अन्य जनप्रतिनिधि काफी सक्रिय हैं, इसलिए विकास साफ तौर पर पाटन विधानसभा क्षेत्र या जो